हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्मी नारायण एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है व्याख्यान प्रदर्शन विधि, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। वैसे तो मैं इसको पहले वाली वीडियोस में करा चुकी हूँ, लेकिन मुझे कमेंट आया था कि आप इसका जो मैटर है इसको हिंदी में भी प्रोवाइड करिए। तो मैंने इसको हिंदी में भी समझाया था उस वीडियो में, लेकिन जो शायद मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको इसका कि कैसे इसको लिखना है शायद ये तरीका देखना था। तो उसके लिए मैंने स्पेशली इस वीडियो को दोबारा से बनाया है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ये क्या है कि जो दो विधियों से मिलकर बनी हुई है, यानी जो व्याख्यान प्रदर्शन विधि है वो दो विधियों से मिलकर बनी हुई है। व्याख्या डेमोन्स्ट्रेशन विधि यानी कि प्रदर्शन विधि, इन दो विधियों से मिलकर बनी हुई यह विधि है। यह एक सबसे अच्छी विधि साबित हो सकती है अगर इसमें जो प्रदर्शन विधि है उसको पहले से अच्छी तरह से पूरी सावधानी के साथ में तैयार किया गया हो। तो यानी कि जो हमारी प्रदर्शन विधि होती है उसको अगर हम पहले से ही तैयार कर लें अच्छे तरीके से, उसकी जो प्लानिंग है वो अच्छे से कर लें, तो ये अच्छी विधि साबित हो सकती है। इस विधि में जो दोनों विधियां हैं उनके जो सकारात्मक प्रभाव है उनका समावेश किया गया है। तो आप जब इस विधि को पेपर में लिखोगे तो आपको उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि पहले व्याख्यान विधि के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा और फिर प्रदर्शन विधि के बारे में लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आप यहाँ से इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरी पहले वाली वीडियो से जाकर उसमें देख सकते हो कि मैंने लेक्चर विधि को यानी कि लेक्चर मेथड को, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यानी कि व्याख्या और प्रदर्शन विधि को अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप वहाँ से अगर समझ भी लेते हो ना तो हिंदी में अच्छे से आप अपने आप से कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने इसको अपनी पहले वाली वीडियो से सेम एज इट इज़ कन्वर्ट किया है हिंदी में। अब देखते हैं इस विधि की प्रक्रिया। तो इसकी विधि की जो प्रक्रिया है इसमें क्या है कि जो इस विधि में अध्यापक थ्योरी विषय के उप विषय को उसका चित्र बनाकर परिभाषा लिखकर श्यामपट्ट पर यानी बोर्ड पर, जो क्लास में ब्लैक बोर्ड होता है उसके ऊपर उसकी परिभाषा लिखता है और आंकड़े दिखाकर या विभिन्न प्रकार की क्रियाएं शारीरिक रूप से करके उप विषय को कक्षा के अंदर विद्यार्थियों को कराता है, ताकि अध्यापक जो पढ़ाने जा रहा है या पढ़ा रहा है विषय को, तो उस विषय को सही ढंग से समझा सके और विषय के जो कठिन भाग है उसको और अधिक आसान बना के विद्यार्थियों को समझा सके। तो इसका मतलब यही है कि सिंपल सा कि जो ये विधि है वो अध्यापक की सहायता करती है। जो सब्जेक्ट मैटर वो क्लास में पढ़ाने जा रहा है, जो विषय वो पढ़ाने जा रहा है उसके बारे में वो अध्यापक क्या करता है, विभिन्न क्रियाएं करके दिखाता है, शारीरिक रूप से परिभाषा लिखता है ब्लैक बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर कोई भी चित्र बनाकर विद्यार्थियों को उस विषय को समझाने की कोशिश करता है, उस विषय का जो कठिन पार्ट है उसको और आसान बना देता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो विद्यार्थी इस विषय से संबंधित सामग्री से बनाए गए मूर्ति या चित्र को देखकर उस विषय को देखते हैं, वह समझते हैं और सीखते हैं। यानी कि जो विद्यार्थी है, जो विषय से संबंधित जो अध्यापक ने चित्र बनाया है उसको देखकर उस विषय की जानकारी यानी कि नॉलेज कह सकते हैं, तो विद्यार्थी क्या करते हैं, लेते हैं यानी कि गेन करते हैं। अध्यापक कक्षा में जाने से पहले ही अपने विषय का प्रदर्शन तैयार करता है ताकि कक्षा में कोई परेशानी ना हो और उस क्रिया को अच्छे ढंग से किया जा सके क्लास में। इसका मतलब ये है कि जो अध्यापक है इस विधि को जब क्लास में करने के लिए जाता है तो उससे पहले क्या करता है कि अध्यापक इस विधि को पहले से ही तैयार करके रखता है, यानी कि उसके जो विधि उसको पढ़ानी यानी कि जो विषय पढ़ाना है उस विषय से संबंधित कोई भी अपना कह सकते हैं एक छोटा सा मॉडल बना के, ठीक है, तैयार रखता है, या फिर जब ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाना होता है तो उसकी वो पहले से ही तैयारी करके जाता है ताकि क्लास में जाके उसे कोई परेशानी ना हो। उसके बाद आता है कि जो अध्यापक है बच्चों की सहायता करता है कि वे उस प्रदर्शन को देख के अपने मन में आए सवालों का जवाब अध्यापक से प्राप्त कर सके। यानी कि जब विद्यार्थी उस डेमो को देख रहे हैं, यानी कि जो अध्यापक ने जो चित्र बनाया है या जो प्रदर्शन किया है या फिर कह सकते हैं कि मॉडल, छोटा सा मॉडल बना के दिखाया है विद्यार्थियों को उस विषय को समझाने के लिए, तो विद्यार्थी जब उस चीज़ को देखते हैं तो कई बार ये होता है कि विद्यार्थियों के मन में अलग अलग प्रकार के सवाल आते हैं कि ये जो चीज़ है ये यहाँ से कैसे हुई, मतलब अलग अलग सवाल बच्चों के मन में आते हैं। तो वहाँ पर टीचर क्या करता है कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है कि वो अपने मन में आए सवालों का जवाब प्राप्त कर सके, अपने सवालों को अपने अध्यापक से उसी समय पूछ सकें।
उसके बाद आता है कि और यह विधि विद्यार्थियों के जो सोचने समझने और तर्क वितर्क करने की क्षमता को भी बढ़ाती है। यानी कि जब विद्यार्थी के मन में उस विधि को देखकर, उस प्रदर्शन को देखकर जब सवाल आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विद्यार्थी की जो सोचने समझने की जो शक्ति है उसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और जब वह अध्यापक से अपने आंसर के बारे में पूछता है, यानी अपना जवाब पूछता है अपने सवालों का, अगर वो उससे कह सकते हैं कि वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है, तो वहाँ पे वो क्या करता है, अध्यापक से तर्क वितर्क भी करता है और अपने सहपाठियों के साथ भी तर्क वितर्क करता है। तो उससे क्या होता है, उसकी जो सोचने समझने की और तर्क वितर्क करने की क्षमता है वो भी बढ़ती है। उसके बाद आता है कि इस प्रक्रिया को करने के लिए जरूरी यह है कि अध्यापक पहले से ही अच्छी तैयारी रखे और पहले से ही उस क्रिया को देख ले। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक अच्छी व्याख्यान प्रदर्शन विधि के लिए यह जरूरी है कि जो अध्यापक है, जिस विषय को वो पढ़ाने जा रहा है क्लास में, उस विषय को पहले से ही उस विषय से संबंधित चित्र को या मॉडल को और एक बार पहले से खुद से करके देख ले, ताकि उसे क्लास में जाके कोई परेशानी ना हो। आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, आपको तभी ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएंगे। आपके कहने पर ही मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट करके दोबारा से वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद आता है कि व्याख्यान प्रदर्शन विधि के जो सकारात्मक प्रभाव हैं वो क्या है, यानी कि उसके मेरिट क्या हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि सक्रिय भागीदारी, यानी कि सक्रिय भागीदारी से हम कह सकते हैं कि जब क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं और टीचर अपना प्रदर्शन कर रहा होता है, तो विद्यार्थी वहाँ पे क्या है कि सब उसको ध्यान से देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं जो प्रदर्शन अध्यापक करके दिखा रहा है क्लास में। तो वहाँ पे क्या होगी कि अध्यापक तो सक्रिय है ही, उसके साथ में क्या है कि विद्यार्थी भी सक्रिय है। आप जब इन पॉइंट्स को पेपर में लिखोगे, तो आप इनका जो पॉइंट्स हैं इनको हेडिंग डाल के, यानी कि मेन पॉइंट बना के, उसके बाद इनको एक्सप्लेन भी करोगे एग्जाम में। ठीक है। अब उसके बाद आता है कि ज्ञानात्मक विकास, यानी कि ज्ञानात्मक विकास से हम कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी की जो सोचने समझने की क्षमता है, तर्क वितर्क करने की क्षमता है, उसका भी विकास होता है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो विद्यार्थी हैं उस जब वो प्रदर्शन को देखते हैं, तो वहाँ पे उनके मन में सवाल भी आते हैं और वो उनका जवाब भी लेते हैं अध्यापक से। तो उससे कह सकते हैं कि जो उनका ज्ञान है उसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है वहाँ पे। उसके बाद आता है कि साफ और कभी ना मिटने वाली ज्ञान की छाप छोड़ती है। यानी जो ये मेथड है वो कभी एक ऐसी छाप छोड़ता है, परमानेंट कह सकते हैं कि परमानेंट छाप छोड़ता है बच्चों के, यानी विद्यार्थियों के दिमाग पर, कि जो उन्होंने देखा है वो चीज़ उन्हें ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। जैसे हम सबको पता है कि जैसे हम किसी चीज़ को विद्यार्थियों को लेक्चर मेथड के द्वारा पढ़ा रहे हैं, या फिर हम किसी चीज़ को सुनकर मतलब उससे नॉलेज ले रहे हैं, उससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है कि कुछ समय बाद हमारे दिमाग से मिट जाती है। लेकिन जब किसी चीज़ को हम देखकर करते हैं या देखकर उससे ज्ञान लेते हैं, देखते हैं, तो वो उससे जो प्राप्त होने वाला ज्ञान है वो ज़्यादा समय तक हमारे दिमाग में रहता है। उसके बाद आता है कि सहायक होती है अध्यापक के कार्य में, यानी कि अध्यापक कार्य में सहायक, जो यह मेथड है अध्यापक कार्य में सहायक होता है, क्योंकि एक अध्यापक का गोल होता है, उद्देश्य होता है कि वो अपना जो विषय उसको क्लास के अंदर जाकर अच्छे से विद्यार्थियों को समझा पाए और उस विषय को पूरा कर पाए। तो इस विधि के द्वारा क्या है कि जो अध्यापक वो आसानी से और अच्छे ढंग से विद्यार्थियों को अपने विषय को समझा पाता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है कि कम खर्च वाली विधि। हम कम खर्च वाली विधि इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसमें क्या है कि अध्यापक खुद से जो अपनी मतलब बॉडी से कोई भी एक्टिविटी करके, यानी कि शारीरिक क्रियाएं करके विद्यार्थियों को समझा सकता है उस विषय को, या फिर बोर्ड पर भी चित्र बनाकर समझा सकता है, या फिर कोई आंकड़े दिखाकर भी समझा सकता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो अध्यापक है वो मॉडल बना के ही या खर्च करके ही उस विधि को विद्यार्थियों को समझाए, यानी कि उस विषय को समझाए। उसके बाद आते हैं कि नकारात्मक प्रभाव यानी डीमेरिट्स क्या हैं। उस सबसे पहले आते हैं कि शारीरिक क्रिया का अभाव। शारीरिक क्रिया का अभाव हम कह सकते हैं कि जैसे इसमें क्या होता है कि केवल जो टीचर है वो क्या है कि शारीरिक रूप से क्रियाएं करके विद्यार्थियों को समझा रहा होता है, तो वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है सभी विद्यार्थियों की कि वो खुद से भी उस प्रदर्शन को, यानी उस प्रैक्टिकल को या फिर उस चित्र को बना के खुद से कर सकें क्लास के उसी समय क्लास में। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो विद्यार्थियों की शारीरिक क्रिया का अभाव होता है। उसके बाद आता है कि विद्यार्थियों की मानसिकता पर आधारित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कहीं हमने देखा कि क्लास में जो विद्यार्थी होते हैं उनकी सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती। सब में क्या होती है, उनकी जो बुद्धि है वो अलग अलग होती है। कोई जल्दी से किसी चीज़ को समझ जाता है और कोई टाइम लेकर उस चीज़ को समझता है।
ठीक है। तो ये क्या है कि अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हम हर बच्चे के हिसाब से क्या है कि उस टॉपिक से रिलेटेड अपने मॉडल को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, उस चित्र को तो चेंज नहीं कर सकते, उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो टॉपिक से यानी जो विषय से संबंधित हमारा जो बनने वाला है चित्र, तो वो तो वही रहेगा। तो क्या कह सकते हैं कि जो हर एक विद्यार्थी की जो बुद्धि है उसमें क्या है कि डिफरेंस होता है, तो सभी विद्यार्थियों के लिए ये अच्छी साबित नहीं होती है। अधिक मात्रा में जब विद्यार्थी होते हैं तो उनके लिए भी साबित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जैसे क्लास में हमारे 40 to 60 अगर स्टूडेंट हो जाते हैं, तो जो पीछे वाले स्टूडेंट हैं वो इतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं क्लास के अंदर, क्योंकि उन्हें या तो फिर हो सकता है कि पीछे से वो उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हों अच्छे से, या फिर वो अपने किसी अदर काम में लगे हुए हैं कि उनका इंटरेस्ट नहीं हो पा रहा है इस चीज़ में। तो हम कह सकते हैं कि जो विद्यार्थियों की मात्रा अगर अधिक होती है तो वहाँ उसके लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो उसके बाद आता है कि अनुभवी जो अध्यापक हैं उनकी भी कमी होती है। कैसे हो सकती है? जो अनुभवी अध्यापक हैं, क्योंकि इस मेथड को करने के लिए एक अनुभवी जो अध्यापक है उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि एक अनुभव वाला अध्यापक ही विद्यार्थियों की मानसिकता को अच्छी से समझ सकता है। अगर कोई भी हमारा जो नया टीचर्स है उसको यहाँ इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कह दिया जाए, तो हो सकता है कि वो इतने अच्छे से सभी विद्यार्थियों की मानसिकता को समझते हुए उस विषय को नहीं समझा पाए। उसके बाद आता है कि व्यावहारिक कमियां से हम ले सकते हैं कि जैसे कई बार क्या हो जाता है कि जो अध्यापक है वो खुद से भी अपने जो इस मतलब विषय से संबंधित जो तैयारी है उसको पहले से पूरा नहीं कर पाता है, या फिर कई बार ये हो जाता है कि क्लास में जो विद्यार्थियों की संख्या है बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर हो जाता है कि जैसे विद्यार्थियों के मन में जो सवाल आते हैं उस प्रदर्शन को देखकर तो अध्यापक कई बार उनका संतुष्ट जवाब भी नहीं दे पाता है। तो ये हो जाती है हमारी कई प्रकार की व्यावहारिक क्रियाएं। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। और मैंने अपनी जो पहले वाली इस वीडियो हैं उन जो लेक्चर मेथड है यानी कि जो व्याख्यान विधि है और जो प्रदर्शन विधि है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।